ओके, सो नाउ इज द टाइम टू रिवाइज मटेरियल चैप्टर। ये मटेरियल चैप्टर को जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो याद रखिए मटेरियल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है जो हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए, हम सारी चीजों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम सीएमए इंटरमीडिएट के 2016 के सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिस। क्लियर? सो यस, यहां से मटेरियल का चैप्टर शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, टाइम स्टैम्प में आप दूसरे चैप्टर्स पे भी जा सकते हो। सो फॉर द टाइम बीइंग मटेरियल पूरा देखिए और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाइम स्टैम्प का प्रयोग जरूर करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मटेरियल चैप्टर की मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2A में मटेरियल आएगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि लेबर आएगा कि नहीं। अगर मटेरियल आया तो लेबर नहीं आएगा, लेबर आया तो मटेरियल नहीं आएगा, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन नंबर 2A में। ऑब्वियसली 2016 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल रहा हूं। 2022 के सिलेबस की अभी तक कुछ भी बातें ही बाहर नहीं है, तो क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा हमें पता नहीं है। इसीलिए जो भी हम यहां से सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि भाई 2016 के कुछ तो समझ लेते हैं, 2022 के सिलेबस में लगभग वैसा ही कुछ आएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको हमको समझना है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम प्यार से कहते हैं ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी लेवल है जो हमें बताता है कि इतना रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करो एक बार में, सो दैट आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑर्डरिंग द इन्वेंटरी इज मिनिमम। जब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे दो तरह के खर्चों की बात कर रहा हूं, एक है टीओसी और एक है टीसीसी। टीओसी इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टीसीसी इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। कई बार इसमें एक्विजिशन कॉस्ट का भी मुद्दा आ जाता है बात करने को, तो वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे मैं आपके लिए इजी कर देता हूं, वो एक्चुअल में सिचुएशन आएगी ओनली व्हेन देयर इज डिस्काउंट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आपको टोटल एक्विजिशन कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, टोटल ईओक्यू क्या है? टोटल ईओक्यू लिखा है दैट दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट एन एंटरप्राइज शुड ऑर्डर एट वंस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग टुगेदर। ठीक है ना? तो यहाँ पे कई बार ना एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि आप यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हो कि कैरिंग को। जवाब है दोनों को ही नहीं, हम दोनों को मिला करके मिनिमम करना चाह रहे हैं। दिस इज ईओक्यू। ईओक्यू का आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, तो आप अपने हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2AO बाई सी, अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। ये इसका पूरा फॉर्मूला है जिसमें ए क्या है? ए है एनुअल डिमांड या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओ है कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी हर ऑर्डर करने के वक्त आपको कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा, दैट इज योर कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड एट द सेम टाइम सी इज कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट भी है पर एनम भी है, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। पर यूनिट पर एनम यानी कि ये कंपाउंड यूनिट है, और इस कंपाउंड यूनिट का मतलब ये है कि आपको इसकी कैलकुलेशन करते वक्त कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लेना है तो पर यूनिट यहां से आ जाएगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद परसेंटेज पर एनम तो वहां से पर एनम आ जाएगा। नटशेल में इसका मतलब ये होता है कि आप अगर एक यूनिट को पूरे साल भर अगर अपने पास में कैरी करो तो उस पे स्टोरेज का, इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट का और ऑब्सोलेंस का क्या खर्चा आएगा, उसके कंबाइंड पैकेज को हम नाम देते हैं कैरिंग कॉस्ट। सो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से समझ लो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी, वेयर A इज द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये कितनी भी बार एम्फेसिस करूं ना कम रहेगा भाई, ये रॉ मटेरियल का यहां पे डिमांड है या फिर परचेज क्वांटिटी है। अगर आप यहां पे फिनिश गुड से कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात, यहां पे एनुअल वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। सवालों में कई बार मंथली या वीकली डिमांड दे देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहां गलती करें। हम नहीं करेंगे भाई, हमें पता है ये एनुअल डिमांड होता है, तो अगर मंथली दिया तो हम इंटू 12 करेंगे, और अगर हमें वीकली दिया तो ऑब्वियसली इंटू 52 करेंगे। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस अबाउट विद रेस्पेक्ट टू ईओक्यू। ईओक्यू में यहां तक बात नहीं बनती कि इतना सा कर लिया और काम हो गया, और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे। जैसे कि एक फॉर्मूला और है, वो है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी टीओसी का। टीओसी के फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए ए बाई ओ क्यू इंटू ओ। सो ए बाई ओ क्यू क्या रिजेंबल करता है? ए बाई ओ क्यू रिजेंबल करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे OQ के जगह आप EOQ भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्लास में भी मैंने समझाया है OQ हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर बार हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स सिर्फ कैलकुलेट कर रहे होंगे। फॉर EOQ ऐसा जरूरी नहीं है, हम और भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए ये काम कर रहे होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज
अपने इस रिवीजन में है, वो सारी बातें कवर्ड है और उस तरह का सवाल भी है जहां पे OQ से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हेंस द फॉर्मूला इज A डिवाइडेड बाई OQ into O. So A by OQ my dear friends is number of orders, ये number of orders को मल्टीप्लाई करेंगे O से, हमारा निकल जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी की तरह टोटल कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, इसको क्लास में हमने पढ़ा है, OQ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इनटू C। अब ये जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ना, ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा है, आपको याद भी है और आपको ये भी पता है कि ये एवरेजिंग किस वजह से होती है। लेकिन ऑब्वियसली रिवीजन के दौरान उतनी सब बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और वो फॉर्मूला है TCC का OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। और यहाँ पे OQ ऑब्वियसली ऑर्डर क्वांटिटी और C तो आपने कैलकुलेट किया था, इट वाज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी सवालों में सेफ्टी स्टॉक आ जाता है। जब सवालों में सेफ्टी स्टॉक आता है तब टीसीसी का फॉर्मूला बदल जाएगा। द फॉर्मूला विल बी OQ डिवाइडेड बाय 2 तो होगा ही, फिर सेफ्टी स्टॉक भी उसमें अलग से ऐड होगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद C। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, इस बात पे पूरा ध्यान देना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है, कई सवालों में सेफ्टी स्टॉक आता है तो सेफ्टी स्टॉक आने पे टीसीसी का फॉर्मूला बदल जाता है। The formula is no longer OQ divided by 2 into C. Rather, this is OQ divided by 2 plus safety stock into C. ये भी क्लास में हमने किया है बहुत अच्छे से, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, सेफ्टी स्टॉक के सवालों में खास करके बच बच के चलना है। आगे हम बढ़ते हैं टोटल एक्विजिशन कॉस्ट की तरफ। तो टोटल एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द इंटायर ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए हमारी एनुअल डिमांड विच इज A। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से और कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया रहेगा ऑफ द रॉ मटेरियल, ये एक्विजिशन कॉस्ट है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज होगा तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो एक्विजिशन कॉस्ट आपको दिया 100 रुपीज एंड देयर इज अ डिस्काउंट परसेंटेज अवेलेबल ऑफ 9%, तो आप ये जो लोगे ना 1 माइनस 0.09 करोगे, यानी कि 0.91 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपने कॉस्ट को। सो दैट विल रिफ्लेक्ट द नेट ऑफ डिस्काउंट कॉस्ट, नेट ऑफ डिस्काउंट कॉस्ट, जो कि होगा 100 इंटू 0.91 यानी कि 91। क्लियर? तो यहां पे टोटल एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है, A इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये है जी अपना EOQ के ऊपर जितना कुछ भी अपने को जानकारी हासिल करना था वो सारी जानकारी हमने हासिल कर ली है। भैया EOQ तो है भी बहुत आसान सा टॉपिक, तो ऑब्वियसली अब इस पे कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको जरा सॉल्व करा दो, हमारा काम बन जाएगा। तो लो जी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्व करना यहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने यहां है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना CMA इंटरमीडिएट का ही एग्जाम में आया हुआ दिसंबर 2012 का पेपर, ठीक है, सॉरी 17 का, 12 कैसे बोल रहा हूं मैं, 17 का 2016 का तो सिलेबस है। तो ये सेकेंड टर्म जो था 2016 सिलेबस का उस टर्म में था और ये 8 मार्क्स के लिए आया था। सवाल क्या है, कैसे बनेगा, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली एकदम पूरे फॉर्मेट के साथ हम नहीं करने वाले सारे कामों को, लेकिन हाँ फटाफट हम डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे क्या सवाल होने वाले हैं, पूरा एकदम प्रॉपर आंसर तक, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल में सबसे पहले ये बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। सवाल थोड़ा अनोखा है, अनोखा इन द सेंस कि सीधा सीधा EOQ नहीं पूछ रहा है, ये आपसे मैनुअली कैलकुलेट करवाएगा कि कहां पे टोटल कॉस्ट कम आ रहा है और जहां पे टोटल कॉस्ट कम आएगा वहां पे वो सिलेक्शन करेगा। तो बोलता है 250 से लेस क्वांटिटी अगर आप एक बार में ऑर्डर करते हो तो आपको पर टन का जो कॉस्ट लगेगा वो 6 रुपए करके लगेगा। 250 टू 800 के बीच में, 800 से एक्चुअली कम में 5.9 लगेगा और 800 टू 2000 में 5.8, 2000 टू 4000 में 5.7 और 4000 एंड अबव में 5.6। एक बात मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, इस तरह के सवालों में मेरे को एकदम क्लियरली समझाया हुआ आपको क्लास में भी कि आप जब पहले रेंज के लिए कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसको आप वो वैल्यू ले लीजिए जो कि आपको अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ला करके देगी। जैसे इस केस में मुझे लग रहा है 4000 अगर हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए साल भर में, दैट इज A, तो A अगर 4000 है तो ऑर्डर क्वांटिटी 200 रखना एक बहुत बढ़िया चॉइस रहेगी। मेरा मन कर रहा था 250 रखने का भी, 250, लेकिन मैं सेकंड वाले रेंज में रखूंगा। वाई? क्योंकि सेकंड वाले रेंज की जो शुरुआत है वो 250 से हो रही है और हम ये जानते हैं कि सेकंड रेंज और उसके बाद वाली सारी रेंज में हम फर्स्ट वैल्यू को ही अपना ऑर्डर क्वांटिटी मानते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ऑर्डर क्वांटिटीज क्या क्या पकड़ने वाले हैं, पहले वाले के लिए 200 क्योंकि अच्छा लग रहा था, और फिर दूसरा वाला 250, तीसरा वाला होगा 800, चौथा वाला होगा 2000 और आखिरी वाला होगा 4000।
याद रखिए यहां पे OQ हमारे पास आया हुआ है, हमें निकालने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी, ताकि उससे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लें लेटर ऑन। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना आसान है, टोटल 4000 डिवाइडेड बाई 200 इज 20। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 250, 16 आएगा मेरे ख्याल से, यस। ये होगा 5, ये होगा 2 और ये होगा 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ध्यान रखिए दोस्तों, 4000 थी, 4000 को हमने डिवाइड किया बाई 200, वी गॉट 20। सिमिलरली वी डिवाइडेड 4000 बाई 250, 800, 2000 एंड 4000 रेस्पेक्टिवली टू गेट अवर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन लाइन। आगे सवाल में ये बोला गया है कि आपके जो डिलीवरी कॉस्ट है, यानी आपका जो ऑर्डर कॉस्ट है वो 6 रुपया पर ऑर्डर है, सो ये ओ की वैल्यू है। एंड इसके अलावा बोला है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम। तो यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है उसका आपको 25% करके सी का वैल्यू अलग अलग रेंज पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टीसीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सवाल में ध्यान रखिए, हमें टीओसी भी कैलकुलेट करना, हमें टीसीसी भी कैलकुलेट करना, और हमें एक्विजिशन कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट लास्ट में चेक करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, आइए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो कॉपी की जरूरत पड़ेगी, और कॉपी आप खोल करके रखिए, कोई भी रफ कॉपी होने से हो जाएगा। आइए सवाल को करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप अभी भी खोज रहे हैं नोट्स कहाँ हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। इसके अलावा हमने नोट्स के लिंक भी डाल रखे हैं, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त हमें एक चाहिए पर्टिकुलर्स, फिर हमें चाहिए ऑर्डर क्वांटिटीज, करेक्ट, ब्रॉड हेडिंग है ऑर्डर क्वांटिटीज। और ऑर्डर क्वांटिटीज हम लोग जो लेने वाले हैं, पहले वाले का 200, फिर 250, फिर 800, फिर 2000 और फिर 4000, करेक्ट। सबसे पहले ही हम यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 4000 डिवाइडेड बाई OQ। सो यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे 16, यहाँ पे 5, 2, 1। तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 6 रुपीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 6 रुपीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 6 रुपीज, करेक्ट। तो यहां पे हमारा 120 रुपया हो गया, यहां पे 96 हो जाएगा, यहां 30, यहां 12 और यहां पे ओनली 6 रुपीज, करेक्ट। सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलरेडी हियर। इसके अलावा अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो टोटल, अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट से पहले हमें कॉस्ट पर टन लिखना पड़ेगा। कॉस्ट पर टन इज 6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6। तो अब हम यहां कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉस्ट पर टन इंटू 25%। जैसे ये 6 दिया हुआ है तो 6 का 25% होता है 1.50। इसी तरह 5.9 का 25% होगा 1.475, 5.8 इंटू 25% 1.45, 5.7 इंटू 25% इज 1.425 एंड 5.6 इंटू 25% इज 1.40। बहुत बढ़िया, हमारे पास में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ चुका है। इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। हमारे पास सी की भी वैल्यू ऑलरेडी है, क्लियर। तो हम OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी कर रहे होंगे, जैसे कि 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 150। वैसे ही 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.475 करेंगे, रिजल्ट आएगा 184.38। इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
1.45, सो ये आएगा 580. 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.425, रिजल्ट आएगा 1425. एंड 4000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4, रिजल्ट आएगा 2800. परफेक्ट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों निकल चुके हैं. अब हमें सिर्फ एक और कैलकुलेशन करनी है, वो है एक्विजिशन कॉस्ट. एंड एक्विजिशन कॉस्ट विल बी 4000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट. 4000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट. करेक्ट. सो कॉस्ट पर यूनिट है 6 इंटू 4000 होता है 24000. 4000 इंटू 5.9 होता है 23600 यानी 23600. 4000 इंटू 5.8 होता है 23200. फिर 22800 एंड फिर 22400 लास्ट वाला. आप करके देख लो आराम से. परफेक्ट. तो बस हमारा काम हो गया. हमारे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ना है और यहाँ पे टोटल लगानी है. तो भाई हमारे ये तीन वैल्यूज का क्या है, हमारी तीन वैल्यूज है 120. करेक्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा. यस, 120, फिर है 150 एंड फिर है 24,000. सो 120 प्लस 150 प्लस 24,000, ये हो गया 24,270. 24,270. फिर इसके बाद हमें करना है सेकेंड वाले की कैलकुलेशन. उसके लिए हम करेंगे 96 प्लस 184.38 प्लस 23,600. यार है 23,880. 23,880.38. परफेक्ट. नेक्स्ट आता है तीसरा वाला वैल्यू. तीसरे वाले के लिए हम लोग टोटल करने वाले हैं 30 प्लस 580 प्लस 23,200. यार है 23,810. 23,810 जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये आंसर से मैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं. तो मैं पहले इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूं. 12 1425 और 22,800. सो 22,800 प्लस 1425 प्लस 12, ये आ रहा है 24,237. 24,237 अमाउंट बढ़ करके आ गई. एंड फाइनल वाला होगा 22,400. 22,400 प्लस 2,800 प्लस 6, 25,206. 25,206. हमको सवाल में बोला था कैलकुलेट बेस्ट क्वांटिटी, तो हम यहां पे लिख देंगे कंक्लूजन total cost is minimum. Total cost is minimum when OQ is equal to 800 यूनिट्स था शायद ये. जी हाँ, 800 यूनिट्स. काम खत्म. काम खत्म. क्वेश्चन ओवर. काम खत्म. क्वेश्चन ओवर. Total cost is minimum when order quantity is equal to 800. Perfect. क्वेश्चन नंबर 1 डन बच्चा. वापस आते हैं अपने मटेरियल की तरफ में. एंड आई होप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आपका. ये सवाल मैट में न जाने कितनी बार हमने किया हुआ है, पर ये एग्जाम में आया था. और एग्जाम में जब कोई सवाल आता है और उसके बाद हम उसको बना पाते हैं, उसकी फिर सिग्निफिकेंस ही बढ़ जाती है. तो ये सवाल था 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया हुआ. मेरे ख्याल से 8 मार्क्स के लिए इतना एफर्ट हमारे देने बनता है, और ये आंसर भी मैच हो जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाता है. करेक्ट. चलो जी आगे बढ़ते हैं. स्टॉक लेवल्स के ऊपर आते हैं. स्टॉक लेवल्स के बहुत सारे फॉर्मूले थे एंड आई होप कि आपको फॉर्मूले याद होंगे. अगर नहीं याद है तो एक बार प्रयास कीजिए और अभी याद कीजिए. आपका पहला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल विच इज ROL. इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. इसको आप मैक्सिमम आप डिलीवरी टाइम भी बोल सकते हैं. क्लियर. सो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. इसके पीछे का मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था आपको क्लास में. सो अगर आपको याद आ रहा है चैट में जरूर से मेंशन कीजिए कि वो एग्जांपल क्या था.
इसके अलावा एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक का भी एक फॉर्मूला बनता है। अब ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला तब बनेगा जब सवाल में सेफ्टी स्टॉक होगा। आमतौर पे सवाल में सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है, बट जब जब आता है बच्चे बड़े सहम जाते हैं। तो भाई सेफ्टी स्टॉक आने पे दो ही चीजों का ध्यान देना है, एक टोटल कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट बदल जाता है क्योंकि उसका फॉर्मूला बदल जाता है, और दूसरा है अपना यहाँ पे आरओएल का फॉर्मूला जिसमें सेफ्टी स्टॉक इंक्लूड हो जाता है। बाद बाकी कोई भी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आरओक्यू। आरओक्यू इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ये ईओक्यू जैसा ही होता है ऑल द टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंस्टेंसेस। ज्यादातर केसेस में आरओक्यू ईओक्यू एक ही चीज होती है। एक सवाल हमने अपनी मैथ से भी बनाया है, मेरे ख्याल से वो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आरओक्यू आपको चला के बोला था कि ईओक्यू से 200 यूनिट कम लेना है। अब जब बोलेगा तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पे आप आरओक्यू और ईओक्यू को एक ही लेते हो। सवाल में अगर अलग से चला के बोला अलग बात है। Then we have maximum stock level. Formula होता है ROL plus ROQ minus minimum into minimum. When I write minimum into minimum, I'm obviously emphasizing on the fact that पहला minimum है minimum consumption, दूसरा minimum है minimum lead time. इसके अलावा minimum stock level है जिसका formula है ROL minus average into average. So this is ROL minus average into average. Clear? तो ये है इसका formula. एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम, या दूसरा फॉर्मूला ये है मिनिमम स्टॉक लेवल से शुरुआत करें और फिर ओक्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये बेसिकली ईओक्यू होना चाहिए, सो दिस विल बी ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। ओक्यू भी वैसे कर सकते हो अगर आप ईओक्यू ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर रहे हो तो। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है इमरजेंसी लीड टाइम। ये मिनिमम लीड टाइम नहीं है, ये इमरजेंसी लीड टाइम अलग से रिपोर्ट किया हुआ रहता है सवाल में, तो वो लेना है और एवरेज कंजम्पशन या फिर मिनिमम कंजम्पशन पे अप्लाई करना है। आमतौर पे एवरेज पे ज्यादा सॉल्व होता है, मिनिमम भी सॉल्व होता है, तो ध्यान रखिए दोनों बातों का। इसके ऊपर में मैंने क्लास में भी आपको ये गाइडेंस दी थी कि जब भी इस तरह का कुछ आए सवाल तो आप दोनों दिखा देना, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिखा देना। दैट इज व्हाट आई सेड, तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। आइए जी, अब अपने को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑब्वियसली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये सीएमए इंटरमीडिएट के दिसंबर 2018 के टर्म में 7 मार्क्स का पूछा गया था। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है इसका सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, इस वजह से कि यार इन्होंने गलत सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। यस, एकदम कायदे से मैं बोल सकता हूँ सजेस्टेड आंसर में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इंस्टीट्यूट ने गलती करी है, एंड इस टर्म में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनके अननेसेसरली मार्क्स कटे होंगे। क्यों? बुक का सवाल है इसलिए बोल सकता हूं। बुक में हमारा ये सेम सवाल है, और इस सवाल में क्या है, एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की मंथली डिमांड दी हुई है 7500, और ज्यादातर बच्चे इधर 7500 को देखते ही ना भाग पड़ते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो 7500 इंटू 12 करते हैं तो एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है 90,000। ठीक है, 90,000 यूनिट्स। यहां तक सब ठीक है। इसके बाद में ओ की वैल्यू दी हुई है, रीऑर्डर पॉइंट दिया हुआ है जो कि 5 से 8 हफ्ते है। सो मिनिमम हो गया 5, मैक्सिमम हो गया 8, और 6.5 की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, यहां तक भी सब ठीक है। फिर है कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअली वो है 60 रुपए करके। कैरिंग कॉस्ट है 10% करके, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 60 का 10% यानी कि 6 रुपए। और उसके बाद में यहां पे यूसेज की बातें शुरू हो जाती है। यूसेज की बातें यानी यहां पे जो डिटेल दिए जा रहे हैं वो रॉ मटेरियल के दिए जा रहे हैं, ऊपर भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही डिटेल थे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब जिन बच्चों का बढ़िया से पढ़ाई किया हुआ है ना, उनको याद आ जाएगा कि अरे ये सवाल डेंजरस था। इस सवाल में ये जो 7500 इंटू 12 90,000 यूनिट्स आ रहा है, जो बच्चे इस पे उछल कूद मचा रहे थे क्लास में और बोल रहे थे भैया ए इज इक्वल टू 90,000, उनका गलत हुआ था। मैंने इस सवाल में आपको बताया था कि आपको नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है, और आपको ऊपर तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको रॉ मटेरियल के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना है नॉर्मल, और उसको मल्टीप्लाई करना है इनटू 52 वीक्स, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए की वैल्यू मेरे ख्याल से यहां 26,000 आ रही है। तो अब जाहिर सी बात है यहां 90,000 और यहां 26,000 है। करेक्ट क्या है? फंडामेंटली करेक्ट क्या है? फंडामेंटली करेक्ट है 26,000। पर मैंने जैसा शुरुआत में कहा, इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ करी है। इंस्टीट्यूट ने भी भाई हड़बड़ में 90,000 पे ही पूरा कैलकुलेशन कर दिया, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर का हाय तौबा मचा दिया। भाई यहां पे आप मटेरियल को ऑर्डर कर रहे हो, एकदम यही पॉइंट है, और कितना ऑर्डर करना है उसी के ऊपर कश्मकश है। इंस्टीट्यूट ने यहां पे तो भाई प्रोडक्ट ही ऑर्डर कर दिया। अगर प्रोडक्ट ही ऑर्डर करना है, आपको ये मानना ही है कि ये ट्रेडिंग फर्म है, तो फिर यूसेज काय को दिया?
तो ये ऑब्वियसली फंडामेंटली इनकरेक्ट हो गया, और जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट ने इसको करने के गलत नंबर गलत तरह से दिए होंगे सबको। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि इस सवाल को गलत बनाते हैं तो उनका सही हो गया, और जो थोड़े डेढ़शाने हैं और उन्होंने अच्छे से मतलब इन गुड सेंस डेढ़शाने हैं, उनका यार एक्चुअल में सवाल रॉन्ग हुआ होगा दिसंबर 2018 में। ठीक है, अब इस तरह की गलतियां आमतौर पे करते रहते हैं इंस्टीट्यूट्स, इतने भी प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, और ये गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, इसको माइंड नहीं करना चाहिए, होगा सबके साथ होगा, सो नॉर्मल लॉस होगा, इग्नोर करते हुए चलो। ठीक है, वी जस्ट कैन नॉट टेक टेंशन ऑफ दीज पेटी अफेयर्स। हमें यार बहुत बड़ा सोचना है, ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं और ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। जो चीज आपकी कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में ना सोचे तो बेहतर रहेगा। अब इधर अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से मेरे को करवाना हो तो देखो उसका फॉर्मूला होता है आर ओ क्यू का 2AO बाई सी, करेक्ट। तो अंडर रूट ऑफ 2AO के लिए हम 2 लेंगे, ए का वैल्यू 90,000 लेंगे, ठीक है ना, और ओ की वैल्यू लेंगे हम 500। जब हम ये काम कर रहे होंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 6 से, जो कि है हमारा सी का वैल्यू, और फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, और सॉल्व करने के बाद में हमारा रिजल्ट आ रहा है 3872.98, यानी कि 3873 यूनिट्स। क्लियर? तो आर ओ क्यू का जो रिजल्ट है मैच तो हो गया हमारा, लेकिन ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है, मैच हो चुका है, आंसर मैच है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आर ओ एल। वेल आर ओ एल में कोई गलती हो ही नहीं सकती। आर ओ एल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब यहां ये लोग ठीक यूज कर लेंगे उस इंफॉर्मेशन को, सो दे विल टेक 750, ठीक है, वीक का दिया हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन, एंड यहाँ पे अपना जो वीक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 वीक्स, सो 750 इंटू 8, द रिजल्ट इज 6000 यहाँ पे यूनिट्स, एंड दिस इज करेक्ट, ये एकदम सही है। यहाँ पे रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन इन्होंने कर दी। फिर आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर ओ एल माइनस एवरेज इनटू एवरेज, करेक्ट। सो आर ओ एल हमारा आया 6000, और हमारा एवरेज यहाँ पे है 6.5 वीक्स, और एवरेज कंजम्पशन है हमारा 500। क्लियर? तो इस हिसाब से ये रिजल्ट कितना आने वाला है, 2750 यूनिट्स। 2750 यूनिट्स ऑब्वियसली ये भी मैच कर रहा है। याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है आर ओ एल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज है 6.5 वीक्स, वो कैसे आया था, 5 और 8, अरे भाई दोनों का एवरेज किया था हमने, ये 5 था ये 8 था, दोनों का एवरेज किया, एवरेज करके आया 6.5, दैट इज अवर एवरेज लीड टाइम। इस एवरेज लीड टाइम पे हमने अपना एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई करके 6000 से माइनस किया हुआ है। नेक्स्ट अप इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, करेक्ट। इस हिसाब से आर ओ एल कितना पकड़ना है हमको, आर ओ एल हमारा 6000 है, आर ओ क्यू हमको पकड़ना है 3873, और माइनस करना है मिनिमम इनटू मिनिमम। हमारे मिनिमम वीक्स हैं, मिनिमम लीड टाइम है 5, और मिनिमम कंजम्पशन है 250। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस विल बी 6000 plus 3873 minus 1250, and this will be 8623 units, 8623 यूनिट्स। तो ये अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली एवरेज करना है। एवरेज में मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखाया बच्चा। पहला फॉर्मूला जो है वो है दोनों का एवरेज ले लो, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ले लो, और दूसरा तरीका होता है कि मिनिमम में आप आधा ओ क्यू ऐड कर दो, ठीक है, आधा आर ओ क्यू ऐड कर दो, तो दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूं आपके लिए, थोड़ी सी जगह बना देता हूं ताकि वो शो कर पाऊं। देखो एवरेज करने के लिए हमारे पास में क्या क्या रास्ता है। एवरेज करने के लिए हमारे पास में ये रास्ता है कि हम ले ले अपना मिनिमम लेवल विच इज 2750, उसमें हम ऐड करें अपना मैक्सिमम लेवल विच इज 8623, और इन दोनों को डिवाइड कर दे ऐड करने के बाद में 2 से। तो ये काम जब हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5686.5 विच इज इक्विवेलेंट टू 5687 यूनिट्स। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप मिनिमम से शुरुआत करें और उसमें आप आधा आर ओ क्यू मल्टीप्लाई कर दें। आर ओ क्यू यहां पे आया था 3873, सो 3873 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2750 करेंगे तो ये आ जाएगा 4686.5, यानी कि 4687।
यानी कि 4687, और इसी के साथ में अपना फाइनल आंसर्स भी आ जाएगा। ऑब्वियसली आप एग्जाम में कोई भी एक शो कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के तौर पे कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे हैं, डर लगता है कि इंस्टीट्यूट नंबर काट लेगा, तो दोनों दिखा दो, आपके पास दोनों फॉर्मूले, दोनों से रिजल्ट भी अलग अलग आता है, तो दोनों को दिखाने में कोई हर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 अपने इस रिवीजन शीट से, और ये दिसंबर 2018 में 7 मार्क्स के लिए आया था। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहां अगर इंस्टीट्यूट ने आपके आरओक्यू के नंबर काटे होंगे, तो आरओक्यू के चक्कर में आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज भी गलत हुआ होगा। तो अगर आपका पहला गलत होगा तो आपका मैक्सिमम और एवरेज भी गलत हो जाएगा, एंड इन तीन चीज के गलत होने की वजह से 60 to 70% इस सवाल के मार्क्स कट जाएंगे, यानी 5 नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर ही मिलेंगे अगर किसी का आरओक्यू गलत हुआ। अब ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, दिसंबर 2019 में आया था, एंड आया भी था सीधे 9 नंबर के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, दिसंबर 2019 कोविड से पहले वाला टर्म था, यही वो फाइनल टर्म था जिसके बाद में इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन में एक बार का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन किया, एंड लौट के बुद्धू घर को आए, एंड वापस हम लोग ऑफलाइन एग्जाम्स की तरफ आ गए। तो दिसंबर 2019 वाला जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगेन बोलने की जरूरत नहीं है यार, सारे के सारे स्टडी मैट के ही क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारे स्टडी मैट में पहले से है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखो जो इंफॉर्मेशन दी है वो है 3 मटेरियल को लेकर के, विच इज ए, बी एंड सी। इन मटेरियल का आपको यहाँ पे यूसेज दिया हुआ है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, विच इज 10, 4 एंड 6। अब इसका काम कहाँ आएगा? इसका काम यहाँ आएगा कि हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कितना कितना बन रहे हैं पर वीक बेसिस पे या पर मंथ बेसिस पे, जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से। ये देखो, ये वीकली प्रोडक्शन दिया, तो हमारा वीकली प्रोडक्शन है 175, 225 एंड 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके हिसाब से हम पर वीक पे ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि हमारा मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज कंजम्पशन क्या है प्रोडक्ट का। अब वो कैसे निकलेगा, देखो मैं यहीं पे आपके लिए ABC करके उनकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। तो हमारा जो मिनिमम कंजम्पशन आएगा ना, उसके लिए हमें अपना मिनिमम यहाँ पे प्रोडक्ट का लेवल लेना है, जो कि है 175। सो 175 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 10 को, 4 को और 6 को, तो ये होगा 1750, करेक्ट। इसी तरह ये होगा अपना 700 और ये होगा 1050। तो ये हो गए हमारे मिनिमम कंजम्पशन पर वीक। ये सारे इंफॉर्मेशन पर वीक पे है। मिनिमम कंजम्पशन पर वीक ऑफ व्हाट, ऑफ द रॉ मटेरियल्स। यहां पे याद रखिएगा जो आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वीकली बेसिस पे 175, 200 और 225, वो प्रोडक्ट का है, आपको उसको कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल का बनाना पड़ेगा। तो ये हुआ मिनिमम कंजम्पशन। इसी तरह एवरेज कंजम्पशन भी आएगा। एवरेज कंजम्पशन के लिए 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1200। ये आ जाएगा आपका पर वीक पे एवरेज कंजम्पशन। एंड इसी तरह मैक्सिमम कंजम्पशन भी आएगा बच्चा लोग। मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 225, करेक्ट। मैक्सिमम दिया हुआ है 225 यूनिट्स, तो 225 इंटू 10 इंटू 6 और इंटू 4 इंटू 6 करेंगे। सो 225 इंटू 10 तो हो गया 2250, फिर 225 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 900, और यहां पे आएगा अपना 1350, विच इज 225 इंटू 6, 1350। तो अपने यहाँ पे मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम कंजम्पशन आ चुका है। एंड यहाँ पे ये तीन इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे पास डिलीवरी पीरियड्स भी हैं। डिलीवरी पीरियड्स अपने पास मिनिमम भी है, एवरेज भी है और मैक्सिमम भी है। ये लिख करके आया नहीं है इधर, लेकिन समझ में आ रहा है कि 1 है मिनिमम, 2 है एवरेज और 3 है मैक्सिमम। बाद बाकी सवाल में ROL, ROQ सब दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर गायब है, उनको हमको पता करना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए बताओ। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, तो भाई ए के लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए जो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, वो होता है ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, करेक्ट। सो मेरा ए का ROL कितना है? 8000। उसका एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन इज 2000, और उसका एवरेज लीड टाइम क्या है? 2 वीक्स। तो इसका रिजल्ट होगा 4000 केजी। इसका रिजल्ट होगा 4000 केजी। सो लो जी, मिनिमम लेवल आ गया 4000। अभी हमने कैलकुलेट किया है 4000 केजी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जवाब भी मैच होगा। जी हाँ, एकदम मैच होगा।
दूसरे सवाल में अपने को पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ बी का। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, करेक्ट। तो हम देखते हैं इस पे हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बी के लिए अगर हम काम करें तो बी के लिए हमारे पास ROL भी दिया हुआ है, ROQ भी दिया हुआ है, और हमारे पास मिनिमम ये रहा, मिनिमम ये रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मैं जगह बना रहा हूं वापस। इसका फॉर्मूला होगा ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो ROL लेंगे 4750, ROQ लेंगे 5000, मिनिमम लेंगे 700, मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं, और ये इंटू 3। सो ये हो जाएगा 4750 प्लस 5000 माइनस 2100, ये आ जाएगा 7650 kg। सो मिनिमम लेवल फॉर मटीरियल बी विल बी 7650, ये भी आंसर है। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल फॉर सी। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, करेक्ट। दोनों मैक्सिमम को देख करके बस आपस में मल्टीप्लाई करना है सी के लिए। तो भाई सी का मैक्सिमम हमारा 1350 और ये मैक्सिमम है 4 वीक्स, तो इसका रिजल्ट होगा 1350 इंटू 4, 1350 इंटू 4, and that will be 5400 kg, 5400 kg, that will be ROL for product C या material C actually 5400 kg। देखो यहाँ पे आ गया है। एक और ऑल्टरनेटिव आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बट हमें खैर उसका काम नहीं पड़ेगा। ये ऑल्टरनेटिव आंसर दिया हुआ है कि आप मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में ROL ढूंढ लो, बट हमें क्या जरूरत है उसकी। हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसमें हमारा 5400 kg आ रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नाइस। फाइनली वी हैव एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ROQ, करेक्ट। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ROQ। तो मिनिमम स्टॉक लेवल ए का आया था 4000, ए का मिनिमम स्टॉक लेवल आया था 4000। तो 4000 प्लस हाफ ROQ करने जाएं तो 4000 प्लस हाफ इंटू ROQ, और ROQ है उसका 10,000, तो ये हो जाएगा 9000 kg। सो एवरेज स्टॉक लेवल फॉर प्रोडक्ट ए और मटेरियल ए एक्चुअली इज 9000 kg। और ये 9000 आपको यहाँ पे आंसर में है क्या? नहीं, इन्होंने एवरेज करके निकाला है, बट ठीक है, आप 9000 वैसे भी निकाल सकते हो। अगर एवरेज करना हो तो हमें सबसे पहले ना मिनिमम लेवल हमारे पास है, हमें मैक्सिमम भी निकालना पड़े। तो लो जी, उसका भी काम कर लेते हैं, अपने क्यों छोड़े यार कोई चीज को। हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, करेक्ट। फॉर्मूले जिनको याद नहीं है ना भाई, थोड़ा शर्म करो और पढ़ना शुरू करो। अगर आप फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हो तो फिर एग्जाम कैसे दोगे। और ROQ का रिजल्ट है 10,000, करेक्ट। मिनिमम इंटू मिनिमम के लिए हम यहां मिनिमम ले रहे हैं ए का मिनिमम है 1750 और इसका मिनिमम है 1, तो इसका मैक्सिमम लेवल आ रहा है 18,000 माइनस 1750, दैट इज 16250। बस अब हमारा काम हो जाएगा 16250 प्लस 4000 यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, रिजल्ट आ रहा होगा 10125। 10125 आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा 10125। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से हमारा फाइनल आंसर होगा। यस एब्सोल्युटली 10125 हमारा फाइनल आंसर है, विच हैज बीन मैच्ड एज वेल। तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल EOQ वाले जितने भी थे और स्टॉक लेवल्स वाले जितने भी थे, ये हमने यहाँ पे कर लिए हैं पूरी तरह कंप्लीट, करेक्ट। अब जब ये कंप्लीट हो गए तब हम आगे वाली कैटेगरी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे सामने है वो है कैटेगरी नंबर सी। हालांकि इस पे कोई सवाल 2016 के सिलेबस में पूछा ही नहीं गया। ये था सवाल या कैटेगरी ऑफ ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, है बहुत आसान। ये सिर्फ अरेंजमेंट करने का सवाल होता है, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इन्वेंट्री कैटेगरी ए में आती है, बी में आती है कि सी में आती है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं, ए में आती है वो इन्वेंट्री जिसकी वेराइटी बहुत कम होती है, 20% से भी कम वेराइटी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू 50% से भी ज्यादा होती है। सो ये महंगे आइटम होते हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं होती। वहीं पे कैटेगरी सी होती है जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। एंड बीच में आते हैं जो दोनों की कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते, यानी इनकी मॉडरेट वैरायटी लेवल्स होते हैं और मॉडरेट ही इनकी वैल्यू होती है। तो मॉडरेट वैरायटी और मॉडरेट वैल्यू के साथ में कैटेगरी भी यहाँ पे आ जाता है।
इस पे हमारे बुक में 2 सवाल है, उन दोनों सवालों को आप एक बार वापस रीडू कर लेना, आपका काम हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में कैटेगरी 3 कभी आया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके कोई भी क्वेश्चंस मेरे पास अभी कराने को आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 4 पे। कैटेगरी नंबर 4 काफी जगह टेस्ट होगा, खास करके एफएम वगैरह में भी टेस्ट होता है। यह है अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको आपने बड़ी शिद्दत से रटा होगा, और इसको रटने के पीछे का जो लॉजिक था क्लास में समझाया गया है। इन्वेंट्री जो होती है वो वैल्यूड होती है कॉस्ट पे, एंड इसीलिए हम सेल्स नहीं ले सकते न्यूमरेटर में, वी टेक COGS। COGS इज नथिंग, सेल्स माइनस जीपी करने के बाद ही COGS आ जाता है। So the formula is COGS divided by average inventory. Goes without saying COGS के लिए एक फॉर्मूला लगेगा। The formula is opening प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा तरीका भी है कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो भी COGS आ जाएगा। और इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री, एक और चीज यहां पे पूछी जाती है। नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा 365 डिवाइडेड बाई ITR। ITR मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन 360 डेज की है तो आप 360 डेज भी यहां पे ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए एंड अपना रिजल्ट पाइए। ये है आपके लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एग्जाम में ये आएगा तो सही, लेकिन इस पे एक फुल फ्लेजेड सवाल नहीं आ सकता, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे इधर उधर सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट अप है हमारे पास में कैटेगरी नंबर 5 विच इज ऑन स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर में मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स पे इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल पे कम से कम इंस्टीट्यूट की मैट में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड वो भर भर के क्वेश्चंस को आप जरूर से देख करके जाएं। इस पे बेस स्टॉक का सवाल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, वो जरूर करें। लीफो फीफो बहुत आसान है, आप सिंपल एवरेज जरा सा थोड़ा सा देख करके जाएं। जहां तक बात है इन सवालों की, अगेन क्लास में हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। अभी स्टोर्स लेजर का सवाल बनाते ही हमको ये समझ में तो आ जाएगा कि ये कैसे मेथड्स वर्क करते हैं, लेकिन एग्जाम में स्टोर्स लेजर अलग ढंग से पूछा गया था। एग्जाम में आया है लेकिन अलग ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जून 2017 में 8 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन। और यहाँ पे ये जो सवाल है, इस सवाल को अगर आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक मस्त बात बोली है। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक बात बोली है, अ डिटेल्ड स्टोर्स लेजर अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रेलेवेंट फिगर्स आर नीड टू बी कैलकुलेटेड। मतलब मजा ही आ गया, सच बताऊं तो बहुत ही मजा आ गया। स्टोर्स लेजर बनाने का मजा भी आएगा आपको, एट द सेम टाइम यहां पे आप स्टोर्स लेजर को बनाना भी नहीं पड़ेगा, तो लाइनें खींचने वगैरह की जरूरत एकदम भी नहीं है। आप बिंदास कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपको फीफो और लीफो पे कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर? यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको क्लोजिंग स्टॉक COGS हम ऐसे भी बताते थे। हम जब स्टोर्स लेजर कैलकुलेट करते थे, देन वी यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसको हम इश्यूज कॉलम का टोटल करते थे, उसमें से जो भी लॉसेस होते थे वो हटा देते थे। एंड वैसे ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हम कैलकुलेट करते थे। क्लोजिंग स्टॉक का तो खैर फाइनल फिगर आ ही जाता है। तो ये दोनों को हमको फीफो और लीफो के हिसाब से प्लान करके करते हुए बनाना है। एंड आखिर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बताना है फॉर मार्च 2017। सारे आंसर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो मैं आपको 2 या 1 मिनट का समय देना चाहता हूं कि आप इस सवाल को जरा सा गौर कर लें, समझ लें, और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा, या फिर एक काम करते हैं, समय आपको चाहिए तो पॉज कर दो इस लेक्चर को, यहाँ पे अपना समय लो, और समय लेने के बाद में ही, सॉल्यूशन करने के बाद में ही इसको देखो। मैं चाहता हूं कि हम एक बार इसको खुद से बनाएं, करेक्ट? तो इसको जरूर से पॉज कीजिए यहाँ पे, लेक्चर को अभी 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 पॉज करो, एंड मिलते हैं पॉज के जस्ट बाद में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो पॉज तो हो गया खत्म, रिज्यूम करने का टाइम आ गया। आई होप आपने इस सवाल के आंसर्स खुद से मैच किए होंगे। जस्ट इन केस अगर आपसे खुद से मैच नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। ये सवाल कैसे बनेगा आइए इसको देखते हैं। हालांकि देखिए, क्लास में सीखे हुए वो हर एक पल कितने ज्यादा काम आ रहे हैं। अभी आपको मैंने स्टोर्स लेजर ऑब्वियसली बाकायदा फॉर्मेट के साथ तो सिखाया ही, लेकिन फॉर्मेट के अलावा मैंने बोला भाई फास्ट फास्ट करना भी आना चाहिए। ये देखो 8 मार्क्स के लिए फास्ट फास्ट करने की रिक्वायरमेंट आ गई। स्टोर्स लेजर बिना बनाए आ गई रिक्वायरमेंट। कैसे करें इसको? अगर आपके अंदर स्किल है तो आप बहुत आसानी से बनाओगे इस सवाल को। एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाले हो इस सवाल में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु आर स्ट्रीट स्मार्ट एंड दोज हु आर वेरी वेरी कनिंग इन दैट सेंस कि इसको बिना फॉर्मेट के बना सकते हैं वो। तो आइए देखते हैं बिना फॉर्मेट के बनेगा कैसे। तो बहुत आसान है। देखो इस सवाल में सबसे पहले सेल्स दिया है। सेल्स के ऊपर प्लीज ध्यान मत दो। अभी सबसे पहले हमें 2 चीज पे ध्यान देना है, विच इज रॉ मटेरियल और जो भी कंज्यूम का हमें अमाउंट निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक।
अब ये दोनों स्टोर्स लेजर से निकलती थी, स्टोर्स लेजर में कहीं पे भी सेल की एंट्री नहीं होती थी, तो सेल की इंफॉर्मेशन सबसे पहले देना गुमराह करने वाली बात हो गई, मत ध्यान दो इस पे। आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखना है। ओपनिंग स्टॉक को जरा दिमाग में डालो कि ओपनिंग स्टॉक को आप यूनिट्स भी डालते थे, उसका रेट भी डालते थे और उसके बाद उसका अमाउंट भी डालते थे। तो जरा एक बार डाल दो। तो 1.25 यानी 1,25,000 इंटू 6.5 कर रहा हूं, इसकी वैल्यू आ रही है 8,12,500, 8,12,500। क्लियर? तो ये हो गया अपना यहां पे पहला ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। फिर आपने परचेज किया 5 मार्च को, जिसमें फ्रेट और इंश्योरेंस ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, होना भी चाहिए, तो वो है 1.5 लाख इंटू 7.1 के भाव से, तो वो हो गया 10,65,000 रुपए। ये हो गया परचेज 1 का इंफॉर्मेशन। फिर आपने परचेज 2 भी किया जो कि है 1 लाख इंटू 7, इसके लिए प्लीज कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, ये वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए। तो देखा जाए तो आपके ओपनिंग स्टॉक और इसमें अगर हम परचेजेस को ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए यहां पे, और वो वैल्यू है टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल विद अस। एक बार जोड़ लेते हैं इसको, काम आ सकता है ये हमारे। तो हमारे पास टोटल जो रॉ मटेरियल साल के बिगिनिंग में और साल के दौरान खरीदने के बाद में, साल या महीना जो भी, महीने के दौरान खरीदने के बाद में टोटल 25,77,500 यानी 25,77,500 का हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था। क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है 1,30,000 लीटर। ओके, 1,30,000 लीटर स्टिल इन द क्लोजिंग स्टॉक। आपको बोला एक्सपेंसेस फॉर द मंथ इज 45,000। अगेन इसका क्या चिंता करने का है, जिस तरह हमने सेल को कंसिडर नहीं किया उस तरह एक्सपेंस को भी फिलहाल कंसिडर मत करो। आपको बोला है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज बताइए, ठीक है, टू बी डन एट द टाइम ऑफ द मंथ। अच्छा एक मिनट, प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल इश्यूज टू बी डन एट द टाइम एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं पीरियोडिकल, एक होता है परपेचुअल। ये पीरियोडिकल है, इसका मतलब आपको यह मानना है कि आपने जो भी इशू किए हैं, जो भी सेल किया है, वो किया है 31 मार्च को। ठीक है, जब आप ये मान लेते हैं तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको स्टोरेज लेजर की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये मान लो कि आपके जितने भी रॉ मटेरियल आने थे वो सब पहले आ गए और आपने जो भी इशू किए हैं वो किए हैं बाद में, ये आसान हो गया। लास्ट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 130 लीटर 1,30,000 लीटर्स बचे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं आपने कितने लीटर्स इशू कर दिए। आपके पास पहले से थे 1,25,000, आपने इसमें जोड़े 1,50,000, फिर और जोड़ा 1,00,000, तो सब मिला के 3,75,000 3,75,000 लीटर्स आपके पास में अवेलेबल थे। उसमें से 1,30,000 अगर आपके पास बचे तो आपने इशू कर दिए 2,45,000 लीटर्स। ठीक है ना, इशू, हालांकि ये काम शायद नहीं आएगा लेकिन फिर भी अमाउंट हमें पता होनी चाहिए। अब अपने को ये बोल रहा है कि आप कृपया करके क्लोजिंग स्टॉक बता दो। ठीक है, बता देंगे। सीओजीएस भी बता दो, बता देंगे। इसके बाद में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस भी बता देना, कोई स्टोरेज लेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काम हमें फीफो और लिफो दोनों से करना है, दोनों को इकट्ठे तो हम कर नहीं सकते। तो पहले फीफो की बात करते हैं, ठीक है ना, फीफो की बात, और मैं सवाल यही सॉल्व कर दूंगा तो आसान हो जाएगा। फीफो की अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग, फीफो में होता क्या है, नाम में ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपके पास में 1,30,000 लीटर्स बचे रह गए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका ये 1,30,000 लीटर्स जो बचा होगा आपके पास, ये तो नीचे से बचा होगा, ऊपर वाला तो आप इशू करते हुए निकल गए। यानी कि सबसे पहले आपके पास में जो ओपनिंग था, एक बार चेक कर लेते हैं ओपनिंग कितना था। ओपनिंग था 1,25,000, ये पक्का इशू हो गया होगा। फिर आपके पास 1,50,000 लीटर्स और आया, इसमें से भी आपने कुछ कुछ इशू किया होगा अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो। एंड ये जो 1,00,000 लीटर्स है, ये मेरे हिसाब से पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है 1,30,000 लीटर्स, तो ये 1,00,000 तो है ही, इसमें ऊपर वाले का 30,000 भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। सो देखा जाए तो अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो जो लास्ट एंट्रीज है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रहने चाहिए। यानी कि ये मैं दावा ठोक रहा हूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच के हिसाब से जो 1,30,000 यूनिट्स हैं उसमें से पहले 1,00,000 पे आप रेट लगाइए 7 की, और अगले 30,000 पे आप रेट लगाइए 7.1 की। एक बार करके देख लेते हैं क्या आंसर मैच हो रहा है क्या। सो दिस इज 1,00,000 इंटू 7 एम प्लस एंड देन 30,000 इंटू 7.1 एम प्लस एमआरसी, यह आ रहा है 9,13,000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। सो क्लोजिंग स्टॉक बड़े आराम से आ गया। मैं फिर बता दूं 1,30,000 यूनिट्स को हमने स्प्लिट किया 1,00,000 यूनिट्स में,
और 30,000 यूनिट्स में। ये 1 लाख जो यूनिट्स हैं उनको हमने 7 रुपए के भाव पे और इसको 7.1 पे वैल्यू किया है। क्लियर? अब इसी तरह हमें सीओजीएस की वैल्यू चाहिए। सीओजीएस कैसे आएगा भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझिए मेरी बात। आपके पास रॉ मटेरियल जो अवेलेबल था वो था 25,77,500 का। सो 25,77,500 का आपके पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल था। उसमें से आपने बचा लिए, क्लोजिंग स्टॉक में रख लिए 9,13,000। करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 16,64,500। करेक्ट, 16,64,500। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। हमको पूछा सीओजीएस, तो इसमें आप जोड़ देंगे अपने जो अदर एक्सपेंसेस थे, आई थिंक 45,000 दिए हुए थे, इनको भी जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है 1,709,500। 1,709,500 जो कि फीफो अप्रोच में सीओजीएस का वैल्यू है। सो ये हो गया आपका सीओजीएस। आखिर में ये हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहे हैं, वो भी आसान है। प्रॉफिट या लॉस के लिए हम सेल्स लेंगे और उसमें से अपना जो भी सीओजीएस वाला अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। तो हमारी सेल्स कितनी होगी एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हमारी सेल्स है 19,25,000। तो 19,25,000 की सेल है और इसमें से हम माइनस करेंगे 17,09,500। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2,15,500 विच इज अगेन द प्रॉफिट फॉर फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यही हमारा प्रॉफिट है। सो 2,15,500 आंसर आ गया। ये सारा काम हमने किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच से। पर अब पेन का कलर बदलते हैं, इसको रेड करते हैं और अब जो भी कैलकुलेशन मैं आपको शो करूंगा वो करूंगा फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो लास्ट एंड फर्स्ट आउट में फिर से समझना मेरी बात। आपके पास 1,30,000 यूनिट्स बच गए, करेक्ट, 1,30,000 लीटर्स बच गए। तो ये 1,30,000 लीटर्स में आपके पास ऊपर से स्टॉक बचना शुरू होगा। तो आपके पास सबसे पहले ओपनिंग का सारा पड़ा होगा विच इज 1,25,000 लीटर्स और ये है 6.5 की रेट पे। और उसके बाद में आपके पास 5,000 लीटर और पड़ा होगा जो कि अगेन ऊपर से ही आएगा, तो वो होगा 7.10 की रेट से। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 125,000 इंटू 6.5। ये पहले ही किया हुआ था हमारा, खैर ये यहाँ पे देखो ना वैल्यू लिखा हुआ था। एंड इसके अलावा 5,000 इंटू 7.1 एम प्लस एमआरसी। तो ये रिजल्ट आ रहा है जी 8,48,000। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर पे जरूर से इसको करके देखें, सिर्फ मेरे भरोसे मत जाइए। लास्ट टाइम तक स्पून फीडिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप बस अपने आंख बंद करें और कान खुले रखें, लेकिन प्लीज खुद से कैलकुलेशन करें, ठीक है? मतलब आंख बंद करें मतलब मेरे सॉल्यूशन को मत देखो, आप अपना सॉल्यूशन खुद लगाओ। और हाँ, सुनते रहो, मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आप अपने आंसर से मैच करो, लेकिन प्लीज खुद कैलकुलेट करो। तो 8,48,000 अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया जो कि ऑब्वियसली मैच हो रहा है। फिर इसी तरह हम लोग को वापस यहां पे कैलकुलेशन करनी है। तो सेम लीफो के लिए जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए हम लेंगे टोटल मटेरियल अवेलेबल जो कि सेम है, ठीक है, 25,77,500। इसमें से हम माइनस करेंगे इसका क्लोजिंग स्टॉक विच इज 8,48,000। वैल्यू आ रहा है 1,729,500। जाहिर सी बात है ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 45,000 रुपए का एक्सपेंसेस जोड़िए प्लस 45,000 प्लस 45,000 एंड दिस विल बी 17,74,500। 17,74,500 दैट इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। और 17,74,500 आ गया। अब आखिर में आप बोलोगे भैया प्रॉफिट भी निकलवा दो, तो प्रॉफिट के लिए सेल लीजिए जो कि था 19,25,000, तो उसमें से माइनस कर दीजिए 17,74,500 एंड यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट 1,50,500। 1,50,500, बहुत बढ़िया, 1,50,500। और इसी के साथ में हमारा यहाँ पे ये सवाल भी हो गया और मटेरियल का पूरा रिवीजन हो गया, पूरा मस्त तैयारी हो गया भैया। सारी की सारी कैटेगरी पे आपने इंस्टीट्यूट के सवाल बनवा दिए जो भी अवेलेबल थे। हाँ जी, जो भी अवेलेबल थे सब बनवा दिए।
करेक्ट। यहाँ पे 2016 के सिलेबस में आपको पता है 6 पेपर आए थे, उन 6 पेपर में 4 बार मटेरियल पूछा गया था। यस, इसका ब्रेकअप भी बता देता हूं। 6 अटेम्प्ट्स में से 4 बार मटेरियल पूछा गया था, हर बार क्वेश्चन नंबर 2A में ही पूछा गया, 2 बार लेबर पूछा गया और वो क्वेश्चन नंबर 2B में वो भी 2A में पूछा गया। इसके साथ में जो 2B होता है वो आता है ओवरहेड्स चैप्टर से, ऑब्वियसली वो भी हम रिवीजन करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी नेक्स्ट जो रिवीजन हम करने जा रहे हैं वो है लेबर। तो आइए लेबर के रिवीजन में जुड़ते हैं अपने साथ में इसके बाद में। तब तक के लिए ब्रेक लेना तो ब्रेक लीजिए एंड उसके बाद में लेबर में जुड़िए।